को हम समुच्चय बोधक काव्य पढ़ाए थे। आज जो है विस्मयादि बोधक काव्य और निपात पढ़ाएंगे। विस्मयादि बोधक काव्य किसे कहा जाता है? जिन शब्दों से विस्मय, हर्ष, शोक, दुख, घृणा आदि का बोध होता है, उसे विस्मयादि बोधक काव्य कहा जाता है। जिन शब्दों से विस्मय, हर्ष, दुख, शोक, घृणा आदि शब्दों का बोध होता है, उसे विस्मयादि बोधक काव्य कहा जाता है। परिभाषा है जिन शब्दों से हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, दुख, शाबाशी आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मय सूचक अव्यय कहा जाता है। जिन शब्दों से हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, दुख, शाबाशी आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मय सूचक अव्यय कहा जाता है। जैसे शाबाश, तुम जीत गए। शाबाश, तुम जीत गए। हाय, वे चले गए। हाय, वे चले गए। अरे, वह गिर पड़ी। या छी, कितना गंदा है। छी, कितना गंदा है। या हो जाए थू, कितना बेकार है। इन सभी वाक्यों में जैसे शाबाश, हाय, अरे, छी, थू ये सभी विस्मयबोधक काव्य कहलाते हैं। विस्मयबोधक काव्य उन शब्दों को कहा जाता है जिनसे हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा, तिरस्कार, दुख, शाबाशी आदि का बोध होता है, उन्हें विस्मय सूचक काव्य कहा जाता है। अगला है निपात। आगे निपात है। देखिए निपात क्या होता है। निपात वे शब्द होते हैं। देखिए निपात वे शब्द होते हैं। यहाँ देखिए निपात वे शब्द होते हैं। निपात वे शब्द होते हैं जिनसे वाक्य में निश्चितता और बल
निश्चितता और बल प्रदान हो जाता है, बल प्रदान हो जाता है, हो जाता है। देखिए, निपात वे शब्द होते हैं जिनसे वाक्य में निश्चितता और बल मिल जाता है, यानी बल प्रदान हो जाता है, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे जैसे देखिए, तुम थे, यह एक सामान्य वाक्य है। अगर लिख दिया जाए तुम ही थे, तुम ही थे। अब देखिए, तुम थे यह एक सामान्य वाक्य है, लेकिन तुम ही थे, अब इस वाक्य में जो है ही से बल प्रदान हो जा रहा है और निश्चितता आ जा रही है कि तुम ही थे, दूसरा कोई नहीं था। तो यानी कि जिन शब्दों से वाक्य में निश्चितता आ जाए और बल प्रदान हो जाए, उन शब्दों को निपात कहा जाता है। जैसे तुम ही थे, तुम ही थे में ही जो है निपात हो गया। या दूसरा वाक्य है मैं पढ़ता, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ लिखा गया है, इसी को लिख दिया जाए मैं भी पढ़ता हूँ, मैं भी पढ़ता हूँ। अब देखिए, वाक्य में भी के द्वारा निश्चितता आ गया और बल प्रदान हो गया कि मैं भी पढ़ता हूँ। ठीक, नहीं तो ये सामान्य ऊपर वाला सामान्य वाक्य है मैं पढ़ता हूँ, एक जनरल, लेकिन मैं भी पढ़ता हूँ यानी निश्चित रूप से मैं पढ़ता हूँ। तुम तो थे, तुम ही तो थे, तुम ही तो थे, तुम ही तो थे। अब देखिए, वाक्य में तो से निश्चितता आ गया और बल प्रदान हो गया कि तुम ही थे, दूसरा कोई नहीं था। तो इस तरह निपात वे शब्द होते हैं जिनसे वाक्य में निश्चितता और बल प्रदान हो जाता है, उन्हें निपात कहा जाता है। तो निपात और विस्मय, विस्मयादिबोधक अव्यय हमने पढ़ा दिया। अव्यय या आविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। एक होता है क्रिया विशेषण, दूसरा होता है संबंध बोधक, तीसरा होता है समुच्चय बोधक, और चौथा होता है विस्मयादिबोधक, और पांचवा है निपात। तो निपात तक हम पढ़ा दिए आपको। अब इसके पहले जान लीजिए कि अव्यय किसे कहा जाता है। अव्यय, अव्यय ये वाला जो शब्द का भेद हमने पढ़ाया है, हमने यही बताया था कि विकार के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं। विकार के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। एक विकारी होता है, एक विकारी होता है और एक अविकारी। अविकारी, अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है, अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है। अब सुनिए, विकारी शब्द पहले किसे कहा जाता है? विकारी वे शब्द होते हैं जिनके स्वरूप में, जिनके रूप में लिंग वचन, जिनके रूप में लिंग वचन क्रिया, लिंग वचन क्रिया के द्वारा परिवर्तन हो जाए, परिवर्तन हो जाए, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। और जिन शब्दों में लिंग वचन क्रिया के द्वारा कोई परिवर्तन ना हो, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है, उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। और विकारी जिन शब्दों में लिंग वचन क्रिया के द्वारा परिवर्तन हो जाता है। जैसे देखिए, मोहन, अच्छा है, या मोहन
अच्छा है, मोहन अच्छा है, राधा राधा अच्छी है, राधा अच्छी है। इसमें देखिए अच्छा, जब ये पुल्लिंग था तो अच्छा, और ये स्त्रीलिंग है तो अच्छी हो गई, तो अच्छा अच्छी में बदल गई, इसलिए यह जो है अच्छा अच्छी क्या है यहाँ पर विशेषण, तो विशेषण क्या होता है, विकारी शब्द होता है। मोहन खेल रहा है, राधा खेल रही है, तो खेल रहा और खेल रही क्रिया है, क्रिया क्या होता है, विकारी शब्द। तो और यहाँ हो जाए अश्वनी पढ़ता है, अश्वनी पढ़ती है। अब देखिए अश्वनी, अश्वनी पढ़ता है, अश्वनी पढ़ता है, अश्वनी पढ़ती है, अश्वनी पढ़ती है। यहाँ देखिए लिखा गया है अश्वनी, अश्वनी। आगे एक और वाक्य लिख दें, वह लिख रहा है, वह लिख रहा है, वह लिख रही है, वह लिख रहा है, वह लिख रही है। अब यहाँ पहले इस वाक्य को देखिए, मोहन अच्छा है, राधा अच्छी है। अब यहाँ मोहन पुल्लिंग है, यहाँ विशेषण अच्छा हो गया, राधा स्त्रीलिंग है तो विशेषण अच्छी, यानी विशेषण के स्वरूप में परिवर्तन हो गया, इसलिए विशेषण कैसा शब्द होता है, विकारी। तो विशेषण कैसा शब्द होता है, विकारी, विशेषण विकारी होता है। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा वाक्य लिखा गया है अश्वनी पढ़ता है, अश्वनी पढ़ता है, पढ़ता क्रिया से लग रहा अश्वनी क्या है, पुल्लिंग है, एक लड़के का नाम है। अश्वनी पढ़ती है, पढ़ती क्रिया से लग रहा है अश्वनी स्त्रीलिंग है। यहाँ क्रिया के द्वारा संज्ञा के स्वरूप में परिवर्तन हो गया, तो संज्ञा भी क्या होता है, विकारी शब्द होता है। संज्ञा कैसा शब्द है, विकारी शब्द है, संज्ञा विकारी शब्द है। और यहाँ देखिए मोहन, दूसरा देखिए वह लिख रहा है, लिख रहा से लग रहा है, वह क्या है, सर्वनाम, कि ये जो है पुल्लिंग है, और लिख रही से लग रहा है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग है। तो यहाँ पर सर्वनाम के भी लिंग के आधार पर सर्वनाम के स्वरूप में चेंजिंग हो गया, तो सर्वनाम भी कैसा शब्द होता है, विकारी शब्द होता है, सर्वनाम भी विकारी शब्द होता है। और यहाँ पर देखिए अश्वनी पढ़ता है, या दूसरा लिखते हैं राम, राम सोता है, राम सोता है, सीता, सीता सोती है, सीता सोती है। अब यहाँ देखिए राम पुल्लिंग था तो क्रिया पुल्लिंग हो गई, सीता स्त्रीलिंग थी तो क्रिया स्त्रीलिंग, यानी कि क्रिया भी कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। तो विकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, 4, एक विशेषण होता है, एक संज्ञा, एक सर्वनाम में क्रिया, ये चारों कैसे होते हैं, विकारी शब्द। विकारी शब्द उन्हें कहा जाता है जिन शब्दों के स्वरूप में लिंग वचन क्रिया के द्वारा परिवर्तन हो जाता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और अविकारी या अव्यय उसे कहा जाता है जिन शब्दों में लिंग वचन क्रिया के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी या अव्यय कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से बता दें आपको, जैसे देखिए लिखा गया है, लिखा गया है राधा, राधा धीरे धीरे, राधा धीरे धीरे चलती है, राधा धीरे धीरे चलती है, रामू धीरे 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 चलता है, रामू धीरे धीरे चलता है। यहाँ देखिए राधा संज्ञा है और राधा स्त्रीलिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग हो गई, रामू पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग हो गई। तो क्रिया में तो परिवर्तन हो गया, लेकिन धीरे धीरे शब्द में देखिए कोई परिवर्तन हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि धीरे धीरे किसकी विशेषता बता रहा है, क्रिया की,
ये शब्द क्या है? क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का बोध होता है उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे दोनों जगह क्रिया विशेषण है, लेकिन क्रिया विशेषण के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। ये नहीं हुआ कि राधा धीरे धीरे चलती है, रामू धीरा धीरा चलता है, ऐसा नहीं हुआ। ये क्रिया विशेषण है और क्रिया विशेषण के स्वरूप में लिंग वचन कारक क्रिया के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए क्रिया विशेषण कैसे शब्द होते हैं? आविकारी। तो आविकारी शब्द में एक हो गया क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, और दूसरा होता है संबंध बोधक, संबंध बोधक, और तीसरा होता है समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, और एक होता है विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, और एक होता है निपात। ये पांचों क्या कहलाते हैं? आविकारी। यानी आविकारी वे शब्द होते हैं जिनके स्वरूप में लिंग वचन क्रिया काल के द्वारा, क्रिया कारक के द्वारा कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे वह मोहन का घर है, वह सीता का घर है, तो का में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसलिए का संबंध बोधक कव्य हो गया। राम और सीता, राम और मोहन, सीता और गीता, राम पुल्लिंग और मोहन पुल्लिंग, फिर भी और रहा। जैसे देखिए राम और श्याम, राम और श्याम, राम और श्याम, सीता, सीता और गीता, सीता और गीता। अब देखिए राम श्याम पुल्लिंग थे तब भी और, सीता और गीता स्त्रीलिंग थी तब भी और के स्वरूप में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, तो समुच्चय बोधक क्या कहलाते हैं? आविकारी शब्द कहलाते हैं या अव्यय शब्द कहलाते हैं। ये नहीं कि ये पुल्लिंग था तो राम और श्याम, ये स्त्रीलिंग था तो सीता और गीता, ऐसा नहीं हुआ। जबकि विकारी शब्द में जो है उनकी स्वरूप में चेंजिंग हो जा रहा था। या विस्मयादि बोधक में जैसे अरे, अरे वह गिर पड़ी, अरे वह गिर पड़ी, अरे, अरे वह गिर पड़ा। अब क्रिया से देखिए गिर पड़ी से वह क्या हो गया? स्त्रीलिंग, और गिर पड़ा से वह क्या हो गया? पुल्लिंग। ये दोनों पुल्लिंग हो जा रहे हैं, लेकिन अरे वह गिर पड़ी, अरे वह गिर पड़ा, अरे में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द क्या होते हैं? अव्यय या आविकारी शब्द कहलाते हैं। इसी तरह मैं तो था या मैं तो थी, तो में कोई परिवर्तन, तो निपात भी क्या होते हैं? अव्यय। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा। तो हमने जो है विकार के रूप प्रयोग और विकार के आधार पर शब्द, व्युत्पत्ति बनावट रचना के आधार पर शब्द जो है पढ़ा दिया है। अब कल जो है उत्पत्ति के आधार पे हम शब्द बताएंगे। उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द कौन कौन होते हैं उसको हम कल आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा से देख लीजिए, उत्पत्ति, उत्पत्ति, इतिहास, इतिहास या स्रोत, उत्पत्ति, इतिहास या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो इसके आधार पर शब्द के मूल रूप से तो 4 भेद होते हैं। 4 भेद होते हैं। एक होता है तत्सम, तत्सम, और एक होता है तद्भव, तद्भव, और एक होता है देशज, देशज, और एक होता है विदेशज, विदेशज। लेकिन एक और शब्द बना दिए हैं संकर, संकर। ये 5 भेद जो है आपको कल पढ़ाएंगे। इसमें तत्सम तद्भव कल हो जाएगा 2 दिन में, फिर देशज विदेशज संकर। विदेशज शब्द हम आपको ठीक से पढ़ाएंगे, और ये आपके लिए जो है चाहे टीजीटी होगा, चाहे पीजीटी होगा, चाहे समीक्षा अधिकारी होगा, चाहे यूपी या यूपीएसआई, एसएससी-जीडी, बंधक्षक, किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, और सारे प्रश्न हम यहाँ पर पढ़ा देंगे। धन्यवाद।